हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू D10 ऑफ स्विस विद योग। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल हेल्थ। काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वेंटिलेशन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ होता क्या है। सी, आपके सराउंडिंग में जितनी भी एयर है, वाटर है, सॉइल है, क्लाइमेट है, उन सब का आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव आता है, वो होता है हमारे पास एनवायरमेंटल हेल्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर है कितना। सी, एयर के कंपोजिशन में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 78.1% होता है, O2 वी हैव 20.93% एंड CO2 वी हैव 0.03%। यहाँ से पूछा जाएगा तो एक आध एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाइट्रोजन हमने लर्न किया 78.1%, ऑक्सीजन वी हैव 20.93%, CO2 वी हैव 0.03% और अदर गैसेस लाइक आर्गन एंड द हीलियम ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स। जो एयर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, डस्ट भी है, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स भी है। नेक्स्ट वी है वायु के गुण। सी, हमारे पास जितनी 4 डायरेक्शन होती हैं, तो 4 डायरेक्शन के हमारे पास 4 प्रकार की वायु प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ। ईस्ट, ईस्ट से हमारे पास जो सूर्य है वो राइज होता है, तो वहां की वायु हमारे पास मधुर, लवंग, गुरु और दाह कारक मीन्स जो हीट को बढ़ाने वाली होती है, दाह को बढ़ाने वाली होती है। पश्चिमी वायु, पश्चिम से सूर्य की अस्त होता है, तो सूर्य जब अस्त होता है तो क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है और बलवर्धक और कफ मेद का पोषक। शीतल पदार्थों से ही कफ मेद का पोषण होता है, ऐसे लर्न करेंगे। उत्तरी वायु, उत्तरी वायु मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन की वायु है। सी, नॉर्थ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इंडिया के कश्मीर प्रेजेंट है, तो वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, आप ऐसे देखो, शीत होता है, मधुर होता है, दोष न बढ़ाने वाली। ओके, और दक्षिणी वायु जो हमारे साउथ डायरेक्शन है, साउथ में हमारे पास मधुर, बलवर्धक और वात को नहीं बढ़ाती है। अशुद्ध वायु जन्य रोग मीन्स अशुद्ध वायु से जो हमारे पास पॉल्यूटेड एयर है उससे कफ, कोल्ड, हेडेक और आई डिजीज हो सकती है। और जो वायु का शोधन है मीन्स उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है, आपको पता है, हवन या फिर धूप करके आप उसे शोधन कर सकते हो। गुगलू, नीम, चंदन, अगरू, देवदारू का प्रयोग करके आप उसे शुद्ध कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एयर में हार्मफुल गैस या फिर डस्ट इतनी बढ़ जाना कि वो हमारी हेल्थ को डैमेज करे। मीन्स प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलर मैटर इन कंसंट्रेशन दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक फ्यूल्स, टोबैको स्मोकिंग, बर्निंग ऑफ रिफ्यूज and pesticide, dust and the natural resources. Contamination measures, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं harmful pollutants and disease. Harmful pollutants means हर पॉल्यूटेंट अलग लेवल की डिजीज करता है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड ब्रोंकियोलाइटिस, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उसका इन्फ्लामेशन करेगा और रेस्पिरेटरी इरिटेशन करेगा। कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड। हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? नो, कोई भी आपको रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको पता है, जो भी कार्बन है उसका जो हमारे पास CH4 होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लाइक लंग कैंसर करते हैं। सी से कार्बन, सी से कैंसर। ओजोन, ओजोन से आपको पता है कि कुछ तो स्किन डिजीजेज होती हैं। ओके, तो कफ एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है हमारे पास एजमा एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन। जो भी हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड है NOx, वो और जो SO2 है वो दोनों ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस करते हैं। लेड जो हमारा PB है, लेड है वो क्या करता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इन द चिल्ड्रन। न्यूरोसाइकोलॉजिकल, पी से हम क्या लर्न करेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, मीन्स बच्चों में ब्रेन को डैमेज करता है। नेक्स्ट भी है मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर हम कैसे कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सल्फर डाइऑक्साइड के जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए मीन्स आप जो क्लीन फ्यूल, ग्रीन बेल्ट और जो चिमनीज हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक, सॉइलिंग इंडेक्स, ग्रिट, डस्ट मेजरमेंट और एयर पॉल्यूशन इंडेक्स और द एयर क्वालिटी इंडेक्स। API होता है एंड AQI होता है। ओके, AQI मीन्स, AQI का मतलब क्या होता है, जितनी क्लीन या फिर पॉल्यूटेड एयर है तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें AQI से पता चलता है। 7th कैटेगरी हमारी AQI ही है, जिसके अंदर हम क्लीन और पॉल्यूटेड एयर के बारे में जानेंगे। सो जो कैटेगरी गुड है अगर, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है और कलर कैसा रहेगा, ग्रीन।
satisfactory we have 51 to 100 light green, moderately polluted means 101 to 200 yellow, poor we have 201 to 300 orange, very poor 300 to 400 red, and severe we have the 400 to 500 we have maroon. ओके, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन को इंजीनियरिंग मेथड, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैसेस यूज करके, पेट्रोल और डीजल की जगह पे, ग्रीन बेल्ट्स मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करके, जो हमारे पास टॉल चिमनीज हैं उनके जो एयर पॉल्यूशन उसको कंट्रोल करके, स्मोकलेस जोन क्रिएट करके, या फिर एयर पॉल्यूशन रिसर्च से। नेक्स्ट वी हैव 5 मार्क टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स आपके लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं GHG, वो हमारे पास 4 प्रेजेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितनी गैसेज प्रेजेंट है? 4, CO2, CH4, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम डेफिनेशन जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। सो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना, वो भी किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास 4 होती है। ओके, अगर इसका मैकेनिज्म हम जाने तो देखो, नॉर्मली सन की हीट अर्थ पे आती है, नॉर्मली जो सन की हीट है वो अर्थ के ऊपर आ रही है। ओके, और कुछ हीट वापस स्पेस में चली जाती है, कुछ हीट टकरा के वापस स्पेस में चली जाती है। जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाती है, मानो 2-4 गैसेस ज्यादा हो गई, ओके, तब ये हीट एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होने लग जाती है। तभी हीट क्या करती है? एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होने लग जाती है, और इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ एक्सेसिव फ्यूल मीन्स कोल, पेट्रोल, डीजल का ज्यादा बर्न होना, इंक्रीज इन GHGs मतलब ये 4 गैसेस है हमारे पास, इन 4 गैसेस का बढ़ना, डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ काटना, या फिर व्हीकल पॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का इंक्रीज होना भी हो सकता है। इसके प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिला है? सबसे मेन प्रभाव जो है वो हमारे पास टेम्परेचर का देखने को मिला है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो इसमें एसिड रेन आपको देखने को मिला है, ड्रॉट जो सूखा है वो भी आपको देखने को मिला है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड सी लेवल राइज, सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, ड्रॉट हो रहा है, हीट स्ट्रेस है, रेस्पिरेटरी डिजीज, साइक्लोन एंड द ओजोन डिप्लेशन की वजह से स्किन डिजीजेस और कैटरेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंटामिनेशन मेजर्स मीन्स अब हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। सो यूज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, बायोगैस, जो रिन्यूएबल मीन्स जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, उस एनर्जी का यूज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ओके, व्हीकल पुलिंग, इंक्रीज ग्रीनरी मीन्स ग्रीनरी को इंक्रीज करना, अवॉइड प्लास्टिक बैग एंड सेव रिवर एंड माउंटेन्स, यूज ईमेल टू सेव पेपर। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट था एयर पॉल्यूशन के बारे में। नाउ वी हैव इंडोर एयर पॉल्यूशन। सो इंडोर एयर पॉल्यूशन में आप सबसे पहले इमेजिन करो, सबसे पहले सोचो कि एक रूम है जिसमें सारे विंडोज और डोर्स बंद हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं। ओके, इंडोर एयर पॉल्यूशन से हम क्या समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग बैठे हैं और सारे उस गेट के उस रूम के गेट और दरवाजे सब कुछ बंद है। इंडोर एयर इज सब्जेक्टेड टू द बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। ओके, सो इंडोर एयर के अंदर क्या होता है कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। मीन्स अब वो सारे आपने एक रूम इमेजिन किया जिसके सब विंडो दरवाजे सब कुछ बंद थे और वहां पे लोग बैठे हैं, तो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज क्या होंगी? तो केमिकल के अंदर क्या होता है कि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब सब लोग सांस इनहेल एक्सेल तो कर ही रहे हैं, रेस्पायर तो कर ही रहे हैं, तो CO2 का कंसेंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा और O2 का कंसेंट्रेशन कम होगा। ये है इंडोर एयर पॉल्यूशन का केमिकल चेंज। अब हमारे पास आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल के अंदर क्या होगा? जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है क्योंकि वेंटिलेशन का कोई भी सोर्स प्रेजेंट नहीं है। डिक्रीज एयर मूवमेंट इन क्राउड प्लेस, और एयर है वो इजीली मूव नहीं कर पा रही है। ओके, अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर, जो अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर है, जो बैड स्मेल है वो भी इंक्रीज होगी। बैक्टीरियल पॉल्यूशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग, और जो बैक्टीरियल पॉल्यूशन है, कोई कफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो उससे भी इंक्रीज होगा।
विटिएटेड एयर कोज हेडेक, जो भी बैड एयर है इससे क्या होगा, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, सफोकेशन एंड द इंफेक्शन। सो हमने क्या समझा, इंडोर एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंडोर मींस जो डोर के अंदर है। डोर के अंदर भी कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब उसके गेट और उसकी खिड़कियां दोनों के दोनों बंद थे। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन होता क्या है, कंफर्ट जोन आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड के अंदर कि उसका फॉर्मूला बताइए। सी, रेंज ऑफ corrected effective temperature, range of corrected effective temperature and T for SR in which majority of people adult feel comfortable. It means कंफर्ट जोन का मतलब वो टेम्परेचर वो इफेक्टिव टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास T4SR होता क्या है, T4SR होता है प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट। प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट मीन्स कंफर्ट जो जोन है उसमें एक जो ह्यूमन है वो 1 से 3 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता है। ओके, कंफर्ट जोन में एक जो नॉर्मल ह्यूमन है वो 1 से 3 लीटर स्वेट प्रोड्यूस करता है। तो कंफर्ट जोन वो टेम्परेचर है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर होता क्या है इफेक्टिव, वो मैक्सिममली 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो कंफर्ट जोन है इसका टेम्परेचर बताया गया है 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, T4SR के अंदर प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर 1 to 3 लीटर्स है और जस्ट टॉलरेबल 3 to 4.5 लीटर्स एंड इनटॉलरेबल मोर देन 4.5। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, आपने वर्ड आप इस वर्ड से काफी ज्यादा फैमिलियर हो। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि रूम की जो डर्टी, जो विटिएटेड मतलब जो इसको हम क्या बोलते हैं, जो डर्टी एयर है, जो खराब एयर है उसको बाहर निकालना और जो फ्रेश एयर है उसे अंदर लाना। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन। मींस कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं कि वेंटिलेशन के लिए फ्लोर स्पेस जो है वो 50 to 100 फीट स्क्वायर पर पर्सन होना चाहिए। और जो ये रेजिडेंस एरिया का है जहाँ पे हम रहते हैं, और जो क्लासरूम है उसके लिए 10 फीट स्क्वायर पर स्टूडेंट होना चाहिए। जब हमने स्कूल हेल्थ और एनवायरमेंट स्कूल हेल्थ पढ़ा था तब भी ये डाटा आया था स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्रेश एयर रिक्वायर्ड मींस 3000 feet per cube per person per hour and air exchanges the 3 air exchanges per hour in residential house. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सो वेंटिलेशन के अंदर हमारे पास नेचुरल, मैकेनिकल, 2 प्रकार के वेंटिलेशन प्रेजेंट है, नेचुरल, मैकेनिकल एंड एयर कंडीशनिंग। सी, जो नेचुरल है हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल मीन जो नेचुरल हवा की हेल्प से होता है। ओके, जो नेचुरल हवा की वजह से होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे, विंड मीन्स क्रॉस वेंटिलेशन मीन्स आपने देखा होगा कि एक रूम है उसमें सेम जो वॉल है उसके ऑपोजिट वॉल पे, उसके फ्रंट वाली वॉल पे ही डोर बनाया गया है, तो ये क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये देखो ये हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशन है, जहाँ पे खिड़की है उसी के ऑपोजिट वॉल पे क्या है हमारे पास डोर प्रेजेंट है। डिफ्यूजन एंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसके एडवांटेज क्या है, नेचुरल है तो चीप होगा, सस्ता मिलेगा और नेचुरल भी है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें एयर की वेलोसिटी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसे भी रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका कोई रिमोट नहीं होता है कि इसका टेम्परेचर हम सेट करें और हम एयर को रेगुलेट कर सके, नहीं। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल मतलब जो भी आप मशीन की हेल्प से वेंटिलेशन करवा रहे हो, जैसे हमने घर में देखा है एग्जॉस्ट, जो हम एग्जॉस्ट यूज करते हैं किचन में, वॉशरूम्स में जो एग्जॉस्ट होता है, सो एग्जॉस्ट कैन रिमूव इंडोर एयर। प्लेनियम वेंटिलेशन, प्लेनियम वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे फ्रेश एयर इज ब्लोन इनसाइड, जहां से फ्रेश एयर अंदर लाई जाती है, यहाँ से कोई भी रिमूवल का ऑप्शन नहीं है। प्लेनियम का मतलब होता है जब फ्रेश एयर अंदर लाई जाए, ब्लो इनसाइड। बैलेंस्ड मीन्स जो एग्जॉस्ट और प्लेनियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स बाहर भी एयर लेके जा रहे हैं और अंदर भी फ्रेश एयर लेके आ रहे हैं, वो होता है हमारे पास बैलेंसिंग हो रही है। एसी, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। सो एसी क्या करता है, आपके पास रिमोट होता है जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि 25 चाहिए, 20 चाहिए, तो उसके अंदर कंट्रोल टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, डस्ट, बैक्टीरिया, सब कुछ हमारे पास कंट्रोल में होता है।
अब हम जानेंगे कि इसका जो एडवांटेज है, जो हमारे पास दो आते हैं, एक तो नेचुरल और एक मैकेनिकल। तो उसके अंदर हमारे पास जो मैकेनिकल है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, हम फिजिकल और केमिकल दोनों कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्टूडेंट्स कॉस्टली है, इसमें हमें कॉस्ट जो पैसा है वो लगाना होता है। और सडन चेंज फ्रॉम द एसी टू नेचुरल, काफी लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग एसी में निकल के आते बोलते नहीं नहीं जलन हो रही है, हाथों पे खुजली हो रही है। तो ऐसा ही तो एसी से नॉर्मल अगर आप एनवायरमेंट पे आओगे तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास आता है इफेक्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है, हाई एल्टीट्यूड में कितना स्टूडेंट 10,000 फीट ऊपर, 10,000 फीट ऊपर जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की आपको कमी महसूस होती है और बॉडी को काफी ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। आप देखते होंगे जो कश्मीर के लोग हैं, जो हमारे लोकल राजस्थान हरियाणा के लोग हैं, तो उनके स्किन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ द हाई एल्टीट्यूड, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइजेशन। ओके, अब फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन में मींस जो फिजियोलॉजी, जो बॉडी खुद काम करेगी, क्या करेगी, रेस्पिरेशन को बढ़ा देगी, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगी और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देती है। ओके, बॉडी का खुद का काम है जो उसके सर्वाइवल के लिए वो मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस मींस अब तुम 10,000 से भी ऊपर चले गए। ओके, सो एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर आपको हेडेक, मेंटल फटीग, इरिटेबिलिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ देखने को मिल सकते हैं। अब इसके जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है, पल्मोनरी अडीमा। पल्मोनरी अडीमा मींस अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कब होंगे, जब उसको क्या नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी पल्मोनरी मतलब जो लंग्स है उनके अंदर अडीमा होने लग जाएगा, सूजन आने लग जाएगी, कन्वर्जन और कोमा एंड द डेथ। अब ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले हम जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसे क्या कर सकते हैं, उस जो पर्सन है उसे लोअर एल्टीट्यूड पे हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा पूरा पेज था, इसमें हमने कंफर्ट जोन पढ़ा, वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा, तो ये चार्ट शीट है जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव वाटर। सो वाटर मींस इस शीट में हम कंप्लीट वाटर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटर की लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वाटर इज एसेंशियल। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सबसे पहले तो वाटर जो है वो जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है। प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, मींस जो ब्लड लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है, जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट है, और कुछ इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेजेंट है। ओके, अगर हम लर्न करें कि जो ब्लड है वो क्या क्या फंक्शंस करता है, सेलुलर फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, लुब्रिकेशन एंड वेस्ट रिमूवल। नेक्स्ट वी हैव सेफ एंड होलसम वाटर। सेफ और होलसम वाटर का क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए, पीने का पानी कैसा होना चाहिए। जो पीने का पानी है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर वो फ्री होगा तो वो केमिकल से भी फ्री होगा। जो शुद्ध पानी है जो आप पीने के लिए यूज करेंगे, तो आप उसको इमेजिन करें, रटने वाली कोई भी चीज नहीं है इसमें, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है उसके अंदर, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, और उसका जो टेस्ट ऑर्डर कलर है वो प्लीजेंट है, मतलब नॉर्मली जैसा पानी होता है वैसा ही है वो, और सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक यूज, मतलब आप जो घर का यूज करते हो, घर पे जो पानी यूज करते हो वो हमारे लिए, उसके लिए वो सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक मीन आप जो घर में क्या यूज करते हो, पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े साफ करने में, गार्डनिंग में और टॉयलेट फ्लशिंग में। पब्लिक के अंदर क्या यूज करते हो, स्ट्रीट क्लीनिंग, पार्क, स्विमिंग पूल्स एंड फायर प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रियल के अंदर प्रोसेसिंग, कूलिंग के अंदर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए, पावर प्लांट्स वी हैव द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड द स्टीम पावर। नेक्स्ट वी हैव वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डिस्पोजल के थ्रू, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब वाटर रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 2 लीटर पर डे पर पर्सन के लिए। अर्बन एरिया में वी हैव 150 to 200 लीटर पर डे पर पर्सन, एंड रूरल वी हैव 40 लीटर पर डे पर पर्सन। ड्रिंकिंग वाटर इतना ही है जिसमें से। प्रॉपर्टीज क्या होती है वाटर की, आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कलरलेस, ऑर्डरलेस और
ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ वाटर सोर्सेस। जो वाटर सोर्सेस है हमारे पास वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं हमारे पास। पहला है रेन वाटर। कहां से पहला पानी मीन्स पानी जो हमें मिलता है वो कहां कहां से मिल सकता है? रेन वाटर प्योरेस्ट और नेचुरल सोर्स होता है। सॉफ्ट वाटर होता है, ये लो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस वाटर। सरफेस मीन्स जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, रिवर प्रेजेंट है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, टैंक्स है एंड द रिजर्वॉयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मीन्स जो शैलो वेल है, डीप वेल है, स्प्रिंग है और ट्यूब वेल्स है। ओके, सो कितने प्रकार के सोर्सेज हमारे पास? 3 है। एक तो मिलेगा हमें बारिश से पानी, या फिर हमें मिलेगा नदियों से पानी, या फिर मिलेगा हमें कुओं से पानी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट शैलो वेल और डीप वेल में? ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के लिए। शैलो वेल और डीप वेल मीन्स जो वाटर का लेवल है, शैलो मीन्स जो कम गहरा है। शैलो का मतलब क्या होता है? जो कि कम गहरा है। सो अबो फर्स्ट इम्परवियस लेयर, सो ये ऊपर की लेयर में इसके अंदर पानी रहता है। डीप मतलब जो ज्यादा डीप है जो वेल, सो बिलो इम्परवियस लेयर। ओके, कंटेमिनेशन, अब ज्यादा ऊपर है पानी मीन्स जमीन के कुछ ही नीचे है, तो कंटेमिनेशन मीन्स जो गंदगी है वो इजीली कंटेमिनेट हो जाएगा। लेकिन डीप है वो क्या होगा? लेस कंटेमिनेटेड। अवेलेबिलिटी, अब शैलो है तो शैलो तो इवेपोरेट हो जाएगा समर के अंदर मीन्स ड्राइज इन समर, बट डीप वेल क्या होता है? वो हमेशा अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। क्वालिटी कैसी होती है? कंटेमिनेटेड है मीन्स पानी के अंदर केमिकल्स भी है, बैक्टीरिया वायरस भी है, तो पुअर क्वालिटी होती है, बट इसकी बेटर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट वे सैनिटरी वेल्स। सैनिटरी वेल्स के लिए आपको एक डायग्राम इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इंप्रेशन काफी अच्छा होगा। फर्स्ट वी हैव पैरापेट वेल होनी चाहिए कितनी? 2 से 2.5 फीट की। ओके, और जो सीमेंट का प्लेटफॉर्म है वो स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि उसका जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, वो नीचे की साइड फ्लो होता रहे। प्रॉपर ड्रेन फॉर द वेस्ट वाटर, और प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे पास वेस्ट वाटर के लिए। और जो इसका जो टॉप है उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए पॉल्यूशन से बचाने के लिए। हेड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर, हमारे पास हेड पंप भी प्रेजेंट होना चाहिए वाटर को लिफ्ट करने के लिए। रेगुलर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, और जो रेगुलर वाटर क्वालिटी टेस्ट है वो भी होने चाहिए कि पता रहे कि पानी के अंदर कुछ वायरस बैक्टीरिया तो नहीं आ चुके हैं। सराउंडिंग शुड बी क्लीन, और जो यहाँ का जो इसके सराउंडिंग का एरिया है वो क्या होना चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। ये देखो, ये पैरापेट क्या होती है? जो ब्रिक लाइनिंग होती है इसके पास में, इस सैनिटरी वेल के पास में जो ब्रिक लाइनिंग है वो क्या होती है? पैरापेट वेल। ओके, आउटर में हमारे पास मड प्रेजेंट है और ब्रिक लाइनिंग प्रेजेंट है, और इन साइड में आप देख सकते हो ब्रिक्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होते हैं? ट्यूबवेल जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, ट्यूबवेल का इन्होंने एग्जांपल बना के दिया है। ये चीप, बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ होते हैं और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लेस कंटेमिनेशन होता है। शैलो ट्यूबवेल में बी ड्राई अप इन द समर्स। आर्टिफिशियल लेक और रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, आर्टिफिशियल है मींस जो स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो एडवांटेज क्या है? स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्लीन, सॉफ्ट, इनिशियली फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस। बट डिसएडवांटेज क्या है? उसके अंदर एल्गल ग्रोथ। आप देख सकते हो कि कभी कभी आपको जो पॉन्ड है या फिर जो रिवर है, लेक है, उसके अंदर एल्गी ग्रोथ मींस जो एल्गी है वो देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन या फिर एनिमल कंटामिनेट कर सकते हैं, उससे बैड टेस्ट और स्मेल भी आ सकती है। इंप्रूवमेंट ऑफ टैंक्स मीन्स जो टैंक्स है उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जो इसके जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, हम उसे एलिवेट कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचा बना सकते हैं, और फेंस अराउंड द टैंक, और उसके आसपास में हम फेंसिंग कर सकते हैं, जो तार वार है उसकी दीवार बना सकते हैं कोई भी, ताकि वहां पे कोई भी एनिमल की और जो पीपल है उसकी एंट्री ना हो। और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ड्रॉइंग वाटर, और वो पानी निकालने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो जमीन से कुछ सतह पे हो, ऊंचा हो। रिमूव वीड्स पीरियोडिकली, इसके अंदर जो भी वीड्स है या फिर कुछ भी अनवांटेड चीजें हैं हम उसे पीरियोडिकली रिमूव कर सकते हैं। क्लीन टैंक एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन, और जैसे ही मतलब कि वहां पे सूखा आता है, जब भी वेल आपका खाली होता है, टैंक खाली होता है, तो हम उसको साफ कर दें। ओके, नेक्स्ट वी हैव वाटर पॉल्यूशन। सी, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है? मीन्स contamination of water by harmful substances making it unfit for use। वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाना जिसकी वजह से हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर वो पोल्यूट हो चुका है इसलिए वो अनफिट हो चुका है यूज के लिए। अब टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, कैसी कैसी इम्प्योरिटीज हो सकती है वाटर पोल्यूशन के अंदर?
सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलेगी नेचुरल इम्प्योरिटीज। नेचुरल मीन्स जो डिजोल्व उसकी गैसेस हैं, N2CO2 H2S, या फिर डिजोल्व मिनरल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक जो सैंड प्रेजेंट है, क्ले, सल्ट, मड, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और द वायरसेस। मैनमेड इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारे क्या है? मैनमेड इम्प्योरिटीज है। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ हजार्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हेल्थ हजार्ड क्या क्या है वाटर पोल्यूशन की वजह से? बायोलॉजिकल डिजीज, वाटर बोर्न जितनी भी डिजीज है। वायरल डिजीज कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस ए, ई एंड बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, पैरा टाइफॉइड, क्लोरेला, डायरिया, डिसेंट्री। प्रोटोजोअल डिजीज, अमीबियोसिस, हेलिमेंथिक डिजीज, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, डिजीज बाय एक्वेटिक होस्ट। नेक्स्ट वी हैव केमिकल डिजीज। केमिकल डिजीज के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकती है आपको? एक्सेसिव फ्लोराइड, काफी बार वाटर को क्लीन करने के लिए हम फ्लोराइड वगैरह का यूज करते हैं, तो वो एक्सेस हो गया, तो एक्सेसिव फ्लोराइड आपको देखने को मिल सकता है। हाई नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आप ऐसे लर्न करना है कि नाइट्रेट जो है वो ब्लू जैसा है, ओके। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हाई नाइट्रेट की वजह से, हैवी मेटल की वजह से पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। वेरी सॉफ्ट वाटर, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो उसके लिए हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आती हैं। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। सी वी हैव लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन। लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन के अंदर जो म्युनिसिपल करता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टेप्स हैं दैट इज द SFD। स्टोर किया, स्टोर, देखो आप कोई भी वाटर को फिल्टर करोगे तो आप क्या करोगे? पहले उसे स्टोर करोगे। आपने एक बर्तन लिया, छोटे से एग्जांपल सबको समझते हैं। आपने एक वाटर लिया, सॉरी बर्तन लिया, उसमें आपने वाटर को स्टोर कर लिया, फिर क्या करोगे? उसे छन्नी से आप छानोगे, मीन्स आप उसे फिर फिल्टर करोगे, ओके। फिल्टर करने के बाद में आप उसमें क्या ऐड करोगे? जो भी आपको डिसइंफेक्टेंट डालना है, ओके। तो क्या था? लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन के अंदर भी यही प्रोसेस किया जाता है, वो लार्ज स्केल पे किया जाता है। सबसे पहले हम उसे स्टोर करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं और फिर उसमें डिसइंफेक्टेंट डालते हैं। मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। अब स्टोरेज के अंदर, वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर बिफोर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम इसको वाटर को स्टोर करेंगे रिजर्वॉयर के अंदर ट्रीटमेंट से पहले। अब इसका फिजिकल एक्शन क्या आता है? फिजिकल एक्शन मीन 90% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल। जो उसके 90% मतलब जो उसका मैक्सिमम जो सेटलमेंट है पार्टिकल्स का, सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक जो सिल्ट है, क्ले है, सॉइल है, उन सबको सेटल डाउन होने देंगे। बाद में हम क्या डालेंगे? केमिकल डालेंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर टू ऑक्सीडाइज, केमिकल क्या करेगा? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। और बायोलॉजिकल एक्शन में हम क्या करेंगे? 90% ऑफ बैक्टीरिया डाइज इन 5 to 7 days। तो 5 से 7 दिन में बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ओके। नाउ वी हैव स्लूस एंड फिल्टर। स्लूस एंड फिल्टर 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लूस एंड फिल्टर को हम बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक, अब हम इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्लूस एंड फिल्टर एक बायोलॉजिकल वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड है जिसमें पानी को धीरे धीरे, ये जो पानी है इसको धीरे धीरे सेंड बेड से पास कराया जाता है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर। ठीक, ये जो रो वाटर है, जो सुपरनेटेंट वाटर है, जो रो वाटर है, इसको सेंड बेड से पास कराएंगे। सेंड बेड है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, और ये हमारे पास फिल्टर कंट्रोल है, और ये हमारे पास क्या है? इसकी आउटलेट पाइप है। ये हमने इसकी पूरी पिक्चर देखी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक वाइटल लेयर प्रेजेंट होती है। तो वाइटल लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो है ये 2 से 3 दिन में बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? वाइटल लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एल्गी, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये रिमूव करती है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑक्सीडाइज करती है अमोनिया को नाइट्रेट्स में, और इंप्रूव करती है टेस्ट को और स्मेल को। तो ये थी हमारी कंप्लीट वाइटल लेयर। अब इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है, एक बार आप वर्किंग भी जान ले इसकी। तो वर्किंग के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि वर्किंग में हम लेते हैं रो वाटर। रो वाटर को कलेक्ट किया, रो वाटर को कलेक्ट करने के बाद में हम इसे सेंड बेड से पास कराते हैं। सेंड बेड से पास कराने के बाद में जो वाइटल लेयर है, जो हमारे पास वाइटल लेयर है, उसमें जर्म और इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, और उसके बाद में हमारे पास जो क्लीन वाटर है वो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में कलेक्ट होता जाता है। ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि सिंपल है और इकोनॉमिकल यूज के लिए काफी आसान है, और बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली
रिमूव कर सकता है करता है क्योंकि इसमें वाइटल लेयर प्रेजेंट है। टेस्ट और स्मेल को इंप्रूव करता है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब फिल्टर है वो काफी ज्यादा स्लो होगा। देखो पानी धीरे 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 नीचे आएगा, फिल्टर काफी स्लो होगा। और इसके लिए क्या होता है कि लार्ज एरिया चाहिए होता है, लार्ज एरिया चाहिए होता है और लार्ज एरिया की भी रेगुलरली क्लीनिंग चाहिए होती है। ओके, तो ये था हमारे पास कंप्लीट स्लो सैंड फिल्टर। अब हम बात करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर की। रैपिड सैंड फिल्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने उसे बोला बायोलॉजिकल, तो रैपिड मीन मतलब कुछ मशीन का यूज किया गया है या फिर कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फिल्टर। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल है तो पानी को ज्यादा जल्दी फिल्टर किया जाता है। और ये जो हमारी म्युनिसिपल सप्लाई होता है उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं? रैपिड सैंड फिल्टर को ही यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं? कोगुलेशन मीन्स जो एलम है फिटकरी ऐड करके हम इसे वाटर को कोगुलेट करते हैं, ताकि जो छोटे छोटे कोगुलेट किसको करेंगे? जो छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल हैं, तो उन डर्ट पार्टिकल का कोगुलेशन हो सके फिटकरी यूज करके। ये तो हम घर में भी डालते हैं पानी के अंदर। रैपिड मिक्सिंग, फिर क्या करेंगे? वाटर को जल्दी जल्दी और इवनली मिक्स किया जाता है। सबसे पहले किया कोगुलेट, फिर किया मिक्स। ओके, उसके बाद में फ्लोकुलेशन मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो छोटे पार्टिकल है आपस में जुड़ के बड़े बड़े लम्स बना लेते हैं, वो क्या होती है? फ्लोकुलेशन। जब हमने रैपिड मिक्सिंग की तो आप देखोगे कि बड़े बड़े ऐसे लम्प्स बन जाएंगे। ओके, झागनुमा। सेडिमेंटेशन, फिर हम क्या करते हैं कि जो हैवी पार्टिकल होते हैं उन्हें बॉटम में सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? फिल्टरेशन मीन्स सेटल होने के बाद में हम क्या करते हैं? उसे फिल्टर कर देते हैं। और फिर होती है बैक वॉशिंग। अब बैक वॉशिंग क्या होती है? मीन्स कुछ टाइम बाद फिल्टर गंदा हो जाता है। आपको ही पता है, जो घर में आप आरओ वगैरह यूज करते हो तो वो भी मतलब कुछ टाइम बाद गंदे हो जाते हैं। तो वो इसको जो हमारा आरओ है जो रिवर्स डायरेक्शन में पानी क्लीन करके चलता है, उस प्रोसेस के अंदर भी हम बैक वॉशिंग को यूज करते हैं और यही बैक वॉशिंग का मेनली मकसद होता है। तो ये था, हमने एलम ऐड किया, फिर रैपिडली मिक्स किया, फिर स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स थे वो एक साथ स्टिक हो गए, फिर हमने उसके क्या किया? सेटल डाउन हो जाओ भाई तुम अब। फिर हमने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में हमने जो बैक वॉशिंग थी वो कर दी। एडवांटेज क्या है इसके? फास्ट होता है, लेस लेंथ चाहिए होती है, उसके ज्यादा चाहिए होते हैं, क्लीन होता है, 99.99% जो बैक्टीरिया तक को रिमूव कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव डिसइंफेक्टेंट। सो डिसइंफेक्शन होता क्या है? डिसइंफेक्शन मीन्स, देखो जब हमने चैप्टर पढ़ा था डिसइंफेक्शन वाला, उसमें मैंने बताया था कि जो भी आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया की किलिंग की प्रोसेस होती है वो डिसइंफेक्शन होती है। मतलब प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मारना होता है वो क्या होता है? डिसइंफेक्शन। अब क्लोरिनेशन क्या होता है? क्लोरिनेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरिनेशन मीन्स जो क्लोरीन को ऐड करने का होता है वाटर के अंदर, ताकि वो क्या बना सके? हाइपोक्लोरस क्लोराइड, हाइपोक्लोरस एसिड मतलब HOCl बन सके। तो वो क्या होता है हमारे पास? क्लोरिनेशन। अब जो HOCl है वो मेन डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास HOCl है वो मेन डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। और इसकी जो बेस्ट pH है वो अराउंड 7 होती है और मिनिमम रेजिडुअल क्लोरीन जो है 0.5 mg पर लीटर फॉर द 1 आवर। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? हम इसमें क्लोरीन गैस यूज कर सकते हैं, क्लोरीन अमीन यूज कर सकते हैं, पर क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है? वेरी हाई डोज ऑफ क्लोरीन फॉर द हेवीली पॉल्यूटेड वाटर। वेरी हाई डोज को हम बहुत ज्यादा हाई डोज को यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? बैड टेस्ट है, ऑर्डर है और द फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड्स। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट ऑफ क्लोरिनेशन। सो OTA, ऑर्थो टोलिडीन टेस्ट, जहां पे हम टोटल और कंबाइंड क्लोरीन को मेजर करते हैं। OTA, ऑर्थो टोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट मीन्स जहां पे हम फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन को सेपरेटली मेजर करते हैं। ओके, तो OTA टेस्ट जो होता है वो आपका ज्यादा एक्यूरेट आता है। कुछ अदर मेथड होते हैं डिसइंफेक्शन के। सो एक होता है ओजोनेशन मीन्स जो हम जर्मिसाइडल, स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल एक्शन बट नो रेजिडुअल इफेक्ट। ओके, ओजोन से हम जर्म्स को किल कर सकते हैं और यूवी रेज से भी हम किल कर सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और डज नॉट चेंज टेस्ट एंड द ऑर्डर, नो रेजिडुअल इफेक्ट। सो ये हमने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पढ़ा वो पढ़ा कि फिल्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव वाटर प्योरिफिकेशन। सो हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। हाउस होल्ड मीन्स जो आपका घर का पानी, आप उसे कैसे प्योर करते हैं? सिंपल सा मेथड आप यूज करते हो कि बॉइलिंग कर लेते हो उस पानी की। उस पानी को 5 से 10 मिनट के लिए आप क्या करोगे? उबाल लोगे, तो जिससे आपका वाटर जो है वो प्योर हो जाता है। ओके, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया भी काफी हद तक किल हो जाते हैं, वायरस, पैरासाइट और जो स्पोर है, ओवा है, वो भी उसके अंदर किल हो जाते हैं।
मेक्स वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, बॉइल करके आप पानी को आराम से पी सकते हो, कोई भी रेजिडुअल प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ओके, सो अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी कभार आप पानी पीते हो बॉइल किया हुआ तो उसका टेस्ट आपको कुछ कुछ चेंज मिल सकता है। या फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल डिसइंफेक्शन। सो केमिकल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मीन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CaO वैसे तो आपको आता होगा, आप नीट एस्पिरेंट्स है, सो आपने काफी अच्छे से इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा। ब्लीच पाउडर मीन ब्लीचिंग पाउडर वी हैव द CaCl2 प्रोवाइड्स रेजिडुअल क्लोरीन 0.5 mg per liter कॉन्टेक्ट पीरियड फॉर द 1 hour। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो सबसे कॉमन केमिकल मिलता है जिसमें क्लोरीन रिलीज करता है, और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से क्लोरीन रिलीज होता है और जर्म्स को किल करता है। क्लोरीन सॉल्यूशन क्लोरीनेशन बाय द 5% सॉल्यूशन जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। या फिर हमारे पास आता है हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट, पर क्लोरोन जिसे हम बोलते हैं। पर क्लोरोन 60 to 70% अवेलेबल क्लोरीन होता है, एंड क्लोरीन टेबलेट्स के अंदर 0.5 ग्राम पर टैप फॉर द 20 लीटर ऑफ द वाटर। आयोडीन के अंदर क्या होता है, आयोडीन को हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, मींस 2 ड्रॉप ऑफ 2% आयोडीन सॉल्यूशन फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, कॉन्टेक्ट टाइम 20 to 30 मिनट, कॉस्टली एंड अफेक्ट थायराइड, इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट भी है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जो कि चेंज करता है कलर को, टेस्ट को, स्मेल को, नॉट ए कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन, सिरेमिक फिल्टर रिमूव बैक्टीरिया, मींस जो सिरेमिक फिल्टर्स हैं वो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, वाटर को फिल्टर से पास करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, कैन नॉट रिमूव वायरस। देखो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये वायरस को रिमूव नहीं करता है, और फिल्टर मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, और आपको फिल्ट्रेशन यूज करना है तो आपको उसको रेगुलरली क्लीन भी करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स, मींस जो हमारे वेल है, जो कुएं हैं, उसको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए। सी स्टूडेंट्स, उसका डिसइंफेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है वेल के अंदर पानी का उसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारे पास पानी चाहिए इसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, उस पानी के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर डालेंगे। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद में हम क्या करेंगे, मेक ए थिन पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थिन सा पेस्ट बनाएंगे, फिर डिसॉल्व करेंगे तो उसे कैसे डिसॉल्व करेंगे, उसे मिक्स कर देंगे अच्छे से उसके अंदर, और 1 घंटे तक उसको कॉन्टेक्ट पीरियड मतलब वेट करेंगे उसको डिसॉल्व होने तक का, और फिर क्या करेंगे, रेजिडुअल क्लोरीन जो बचा है क्लोरीन वो कितना होना चाहिए, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है 0.5 mg पर लीटर। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव डबल पोर्ट मेथड। डबल पोर्ट मेथड जैसे कि हम घर का सिंपल सा प्योरिफिकेशन मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा पोर्ट होता है, एक बड़ा पोर्ट होता है जिसके ऊपर हम छोटा पोर्ट रखते हैं। ओके, सो जो ऊपर वाला पोर्ट होता है उसके अंदर डर्टी वाटर होता है, और नीचे वाले के अंदर क्या होता है कि पोर्ट के अंदर वाटर कलेक्ट होता रहता है, और बीच में हम क्या करते हैं, सैंड से या फिर चारकोल फिल्टर यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा विलेज वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। मींस डेवलप्ड बाय द इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। 2 सिलेंड्रिकल पोर्ट्स को हम यूज करते हैं, वन इनसाइड द अदर। एक पोर्ट के अंदर दूसरा पोर्ट हम यूज करेंगे जिसके अंदर होल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द अबव पोर्ट। ऊपर वाले पोर्ट के अंदर हमने 1 सेंटीमीटर का होल रखा है, और 4 सेंटीमीटर का होल हमने बाहर वाले पोर्ट के अंदर रखा है। तो मिक्सिंग ऑफ द 1 kg ब्लीचिंग पाउडर प्लस में 2 kg चारकोल सैंड। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर और 2 किलो कोरस सैंड को मिलाएंगे, जो हमारी दरदरी जो मिट्टी है उसे मिलाएंगे। अब पोर्ट को हम इमर्ज कर देंगे वेल के अंदर, और ये 2 से 3 वीक तक ही काम करता है। अब हमारे पास आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि हार्ड है वाटर है क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है। अब 2 प्रकार की हार्डनेस हमारे पास आती है, एक आती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक आती है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी जो होती है वो टेम्परेरी कार्बोनेट से होती है। टेम्परेरी किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि भैया बॉइलिंग से चली जाती है। अब परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो नॉन कार्बोनेट वाली है। अब टेम्परेरी के अंदर हमारे पास कार्बोनेट आते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, और बॉइलिंग से ये चली गई। अब परमानेंट के अंदर क्या होता है कि ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है, इसके अंदर सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हम जो सोप का यूज करते हैं, वाटर जो बर्तन साफ करने के लिए या फिर कपड़े साफ करने के लिए, तो उसके अंदर ज्यादा सोप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके,
फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स इन द बॉयलर्स, और स्केल बॉयलर में जम जाता है। ओके, पुअर क्वालिटी ऑफ कुकिंग, कुकिंग के अंदर भी डिफिकल्टी होती है और क्लोथ को भी डैमेज करता है। शॉर्टन लाइफ ऑफ द पाइप एंड द फिक्सचर्स, और जो पाइप है वो भी इसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ द हार्डनेस, अब रिमूव कैसे कर सकते हैं, बॉइलिंग की वजह से रिमूव कर सकते हैं। लाइम ट्रीटमेंट में जो क्लार्क मेथड है उसे यूज करके कर सकते हैं। सोडा एस, वी हैव द Na2CO3 एंड द परम्यूटेड मीन्स आयन एक्सचेंज प्रोसेस से भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस को। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम फ्लोराइड, फ्लोराइड को डालते हैं जो कि 0.5 टू 0.8 पार्ट्स पर मिलियन। अगर कम फ्लोराइड किया तो वो डेंटल कैरीज से बचा सकता है, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड यूज कर लिया तो वो दांतों को ही खराब कर देगा। डीफ्लोरिनेशन क्या होता है, मीन्स डी मतलब कि रिमूव करना एक्सेस फ्लोराइड को, ताकि फ्लोरोसिस ना हो सके। नेक्स्ट वी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको नाम से समझ आ रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। रेन वाटर मीन्स पानी का, बरसात के पानी को हार्वेस्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। रेन वाटर को कलेक्ट करके फ्यूचर यूज या फिर ग्राउंड रिचार्ज के लिए स्टोर करना ही क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, ये कंजर्व करता है वाटर को, वाटर बचा ही रहे हैं हम, तो रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को, मीन ग्राउंड वाटर के लेवल को वापस से नॉर्मल करते हैं। रिड्यूस वाटर स्कैरसिटी मीन जो कमी है पानी की उसे पूरी करता है। प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ आने से रोकता है, इको फ्रेंडली होता है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो बहुत इजी सा स्टेप है, काफी लोगों के घर में ऐसे यूज भी किया जाता होगा कि हम क्या करते हैं, जो पानी जो है वो रूफ पे गिर रहा है, बारिश आ रही है, पानी रूफ पे गिर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, एक पाइप लगा देंगे, पाइप के थ्रू हम उस पाइप को कनेक्ट कर देंगे स्टोरेज टैंक से। स्टोरेज टैंक से कनेक्ट करते ही वो क्या होता है, उसमें स्टोर होता रहेगा। और ऐसे ही क्या होता है, या फिर हम क्या करेंगे, एक कोई पिट बना देंगे, उसके अंदर वाटर को इकट्ठा करेंगे, तो ये पिट से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो गया और ये क्या हो गया, आपके लिए स्टोरेज हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब इसके एडवांटेज जो है वो वाटर कंजर्व होता है, ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ता है, और क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी कम होती है, फ्लड्स वगैरह नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉइल टाइप्स। सॉइल के क्या क्या टाइप होते हैं, सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सॉरी जो अर्थ क्रस्ट है सबसे उसके ऊपर वाली लेयर कौन होती है, सॉइल होती है, जो कि सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। अब हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल, कौन कौन सी सॉइल है, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मीन्स जो आपको मिट्टी वाली, जो वाटर को जल्दी जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स गुड ड्रेनेज एंड लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी और फार्मिंग के लिए ये कम सुटेबल होती है। ओके, नेक्स्ट है स्लीटी सॉइल। स्लीटी सॉइल मीन्स जो फर्टाइल सॉइल होती है, स्लिट स्लिट स्मूथ और स्लेटी, ये फर्टाइल होती है, क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। क्ले सॉइल जो होती है, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, जो कि वाटर को बहुत ज्यादा होल्ड करती है और पुअर ड्रेनेज होता है इसके अंदर। लोमी सॉइल, लोमी क्या होता है, मिक्सचर होता है सैंड का, स्लेट का और क्ले का। क्या होता है मिक्सचर, लोमी तीन चीजों का मिक्सचर होता है, सैंड का, स्लेट का और क्ले का। ओके, बेस्ट फॉर फार्मिंग। पीटी सॉइल मीन्स रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर। चॉल्की सॉइल मीन्स एल्कलाइन इन नेचर एंड लेस फर्टाइल, चौक जैसी, आप ऐसे करके लर्न करेंगे। लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज से लैंड का कंटामिनेट होना ही लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। लैंड पॉल्यूशन इज द डिग्रेडेशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, लैंड पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज किया जाता है, माइनिंग एक्टिविटीज का ज्यादा यूज किया जाता है, डंपिंग ऑफ द गार्बेज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग यार्ड्स बना दिए गए हैं गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, अर्बन शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट एंड द लैंडफिलिंग ऑफ द सीवेज सॉइल। नेक्स्ट वी आर द इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या क्या है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, फर्टाइल लैंड कम हो रही है, खेती के लिए कम जगह बच रही है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज देखने को मिलते हैं, फ्लड्स, और हमारे पास सॉइल इरोजन, हेल्थ प्रॉब्लम लाइक रेस्पिरेटरी, जीआईटी इंफेक्शन और लॉस ऑफ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल, प्रॉपर वाटर वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, यूज ऑफ क्लोथ बैग, प्लास्टिक की जगह पे हम क्लोथ बैग को यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स, प्लांट मोर ट्रीज एंड कंट्रोल माइनिंग एंड द न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये थे हमारे पास लैंड पोल्यूशन को बचाने के तरीके। नेक्स्ट वी हैव हाउसिंग। हाउसिंग मतलब आवास, मीन्स
सबसे पहले आप समझो कि हाउसिंग होता क्या है। हाउसिंग इज द फिजिकल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय मैन and it provides shelter, safety, comfort and basic facilities for healthy living. मीन्स हाउसिंग का मतलब होता है, हाउसिंग अब तो एक नॉर्मल शब्द है, हाउस से बना है, जो कि इसका मतलब होता है घर, जो कि इंसान को शेल्टर, सेफ्टी, कंफर्ट और हेल्दी लाइफ और जो उसकी बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है। अब सोशल गोल क्या होता है हाउसिंग का? मीन्स एक अच्छा हाउस कैसा होना चाहिए? जो शेल्टर दे, मीन्स उसे रहने की जगह दे, और स्पेस फॉर फैमिली एक्टिविटीज, जो उसे फैमिली एक्टिविटीज करने की जगह दे, मतलब कुकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, स्टोरेज। Accessibility to community facilities like health service, school and the markets, means ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट से आसानी से पहुंचा जा सके। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ को इम्प्रूव करे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और उसे स्टेबिलिटी देता हो। जैसे कि हम एक चीज याद कर सकते हैं, गुड हाउस इज इक्वल्स टू गुड हेल्थ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउसिंग स्टैंडर्ड्स। EHC 1947, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब हाउसिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे। मीन्स सबसे पहले जानते हैं कि टाइट कैसे होनी चाहिए? एलिवेटेड, ऊंची जगह होनी चाहिए, ड्राई, वेल ड्रेन, अवे फ्रॉम द डस्ट, स्मोक, नॉइज, मॉस्किटो और फ्लाइज। मीन्स ऊंची जगह होनी चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए, वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, डस्ट, स्मोक, नॉइज और मॉस्किटो, फ्लाइज से सबसे दूर हो। सेटबैक्स, ओके, सेटबैक्स मीन्स ओपन स्पेस अराउंड द हाउस, हाउस के आसपास ओपन स्पेस होना चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, इम्परवियस होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स। रूफ मिनिमम 10 फीट। रूम 2 रूम होने चाहिए मिनिमम फैमिली के लिए। फ्लोर एरिया 100 फीट स्क्वायर पर पर्सन और मिनिमम 50 फीट स्क्वायर। एयर स्पेस 500 to 1000 फीट क्यूब पर पर्सन। विंडो एटलीस्ट 2 विंडो होनी चाहिए, एक जो है वो डायरेक्टली आउटसाइड ही ओपन होनी चाहिए। किचन प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। लैट्रिन वी हैव द सैनिटरी लैट्रिन फैसिलिटी एंड द ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउसिंग एंड हेल्थ। प्रॉपर हाउसिंग लीड्स टू, अगर हाउस अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज, रैट इन्फेस्टेशन मींस प्लेग आ सकता है, एक्सीडेंट्स और द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग मींस बहुत ज्यादा लोग, टू मेनी पीपल लिविंग इन ए रूम लीड टू डिस्कम्फर्ट। एक ही रूम के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं मींस डिस्कम्फर्ट होगा और पुअर हेल्थ होगी और स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज ज्यादा फैलेगी। सो एक रूम के अंदर 2 पर्सन रहने चाहिए, 2 रूम के अंदर 3, 3 के अंदर 5, 4 के अंदर 7। और इफेक्ट क्या होता है इसका? स्प्रेड ऑफ डिजीज, लैक ऑफ प्राइवेसी, स्ट्रेस, पुअर स्लीप एंड द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। एक रूम में सब रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होना आज लाजमी सी बात है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट क्या करता है? विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है, मेलेनिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बिलीरुबिन के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करता है। तभी तो बोलते हैं सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य की किरणें लेनी चाहिए। नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट मींस विंडो एरिया शुड बी 10% ऑफ द फ्लोर एरिया एंड रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ द विंडो। मींस जो नेचुरल लाइट है वो विंडो से आनी चाहिए। व्हाइट सीलिंग एंड द लाइट कलर्ड वॉल्स आर द बेटर। मींस व्हाइट सीलिंग होनी चाहिए, फिर लाइट कलर, व्हाइट वगैरह कलर की वॉल्स होनी चाहिए। आर्टिफिशियल लाइटनिंग मींस हमारे पास ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट आर्टिफिशियल लाइटनिंग के टाइप्स हैं। ओके, सो यूनिट ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास कैंडेला होती है, ल्यूमिनस फ्लेक्स की लाइट हमारे पास ल्यूमन, इल्यूमिनेशन वी हैव लक्स एंड द ब्राइटनेस वी हैव द लैम्बर्ट और द फुट लैम्बर्ट। ओके, सो डे फैक्टर, डे लाइट फैक्टर, लिविंग रूम 8%, किचन वी हैव द 10%। किचन में ज्यादा लाइट चाहिए ताकि खाना अच्छा बने। नेक्स्ट वी हैव एसेंशियल ऑफ द गुड लाइटनिंग। अब एसेंशियल्स क्या है गुड लाइटनिंग के लिए? तो जो एसेंशियल्स है दैट इज द एडिक्वेट इल्यूमिनेशन, मींस अच्छे से सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सेंस ऑफ ग्लेयर, एब्सेंस ऑफ शार्प शैडो एंड द प्रॉपर कलर, प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सराउंडिंग। नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग and other construction workers act। ये एक्ट होता क्या है? 1996 में ये एक्ट आया था, बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे पास, वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, मींस जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके वेलफेयर को मेंटेन करना, उसकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए
रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर, जो भी काम करने आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करना, वेलफेयर बोर्ड फॉर्मेशन, और जो उसको ध्यान रखने के जो वेलफेयर बोर्ड है उसका फॉर्मेशन करना, या फिर सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वी हैव नॉइज। सो नॉइज होती क्या है? नॉइज मींस हिंदी में बोले तो ध्वनि। ओके, सो नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड, जो अनवांटेड साउंड है, जो कि सुनना ना पसंद करे कोई, वो क्या होती है? नॉइज होती है। एंड इट कॉजेज डिस्टर्बेंस और अनोइंगनेस टू हियर एंड ऑल्सो कॉज न्यूसेंस, मीन्स जो कि डिस्टर्बेंस को क्रिएट करे उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूसेंस। सो इसके जो एग्जांपल्स है लाइक ट्रैफिक के अंदर डीजे, फैक्ट्री मशीन और लाउड स्पीकर्स। ओके, ये हमारी बॉडी को और ईयर को दोनों को इफेक्ट करते हैं। अब नॉइज मेजरमेंट कैसे होता है? मीन्स जो नॉइज है उसको मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स डेसिबल के अंदर। इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं डेसिबल डीबी के अंदर। सो जो नॉर्मल हियरिंग रेंज है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है नॉर्मल ह्यूमन के लिए। अब इसके अंदर आप कुछ लर्न करें, लाइक जो हाईएस्ट होती है जेट प्लेन की वो 150 डेसिबल होती है, या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के 60 to 65 डेसिबल होती है। अब सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, लाउड स्पीकर, टीवी और द रेडियो। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट क्या डालेगा? ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी। ऑडिटरी के अंदर हमारे पास क्या आता है? जो ईयर से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट हैं, मीन्स हियरिंग फटैग, मतलब हियरिंग के अंदर दिक्कत हो सकती है। टिनिटस मीन्स जो विस्टलिंग और बजिंग की साउंड है हियरिंग के अंदर, ईयर के अंदर, वो आ सकती है। टेम्परेरी परमानेंट डीफनेस, टेम्परेरी या फिर परमानेंट बहरापन, और अगर हमने मोर देन 160 डेसिबल को सुन लिया तो रप्चर भी हो सकता है आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, मीन्स आपका कान का पगडा भी फट सकता है। जो नॉन ऑडिटरी साउंड है मीन्स जो स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकता है, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, हाइपरटेंशन, और जो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट है जो ईयर को ना पहुंचा के पूरी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक या फिर हाइपरटेंशन, या फिर जो हमारी वर्क करने की एफिशिएंसी उसको चेंज कर सकता है, फटीग और द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले होता है हर पोल्यूशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन बेल्ट मींस पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के पास में। लाउड स्पीकर्स, फोन्स को रेस्ट्रिक्ट करो, तभी तो होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में 10 o'clock के बाद में नाइट में आप कुछ भी लाउड स्पीकर वगैरह यूज नहीं कर सकते। साउंड प्रूफिंग बिल्डिंग बनाओ, ईयर प्लग या फिर ईयर मक्स को यूज करो, और हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस पहुंचाओ लोगों तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होते हैं? अब रेडिएशन जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। सो नेचुरल और द मैनमेड। नेचुरल मींस जो सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं, कॉस्मिक रेज, रेडॉन गैस, और मैनमेड एक्सरेज और द न्यूक्लियर एनर्जी। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सोमैटिक और जेनेटिक इफेक्ट। सोमैटिक मींस रेडिएशन सिकनेस, कैंसर, कैटरेक्ट, स्किन बर्न देखने को मिल सकता है। जेनेटिक इफेक्ट वी हैव द क्रोमोसोमल म्यूटेशन और द हेरिडिटरी डिफेक्ट्स। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी डिजीज हो गई तो पेशेंट ने बोला कि साहब हमारे को एक्सरे कर दो, तो अननेसेसरी जो एक्सरे उसको अवॉइड करना है, और लेड एप्रन को यूज करना है, लेड शील्डिंग को यूज करनी है, और हमें क्या करना है? फॉलो रेडिएशन सेफ्टी रूल्स। और जो सेफ एसएआर लिमिट है वो हमारे पास कितनी है? दैट इज अ 1.6 वाट पर केजी। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है कि आपके घर का जो वेस्ट है, मार्केट का, इंडस्ट्रीज का जो कचरा है उसे डिस्पोज करना। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या क्या हो सकता है? स्ट्रीट वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, और सीवेज और द डेड एनिमल्स। हेल्थ हैजार्ड्स मींस हेल्थ के अंदर क्या क्या हैजार्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं? ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, मतलब वहां पे बहुत सारे मक्खी मच्छर हो रहे हैं। रोडेंट्स मींस चूहे वूहे आपको देखने को मिल सकते हैं। डिजीज भी हो सकती है बहुत सारी, और वाटर और सॉइल पोल्यूशन। अब मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या क्या होता है? डंपिंग। और सबसे पहले सिंपल मींस जो आपने एक लैंडफिल एरिया लिया वहां पे उसको डाल दिया, डंपिंग। सैनिटरी लैंडफिलिंग। इंक्रीनेशन मींस जो है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कंपोजिटिंग मींस जो हम फूड फर्मेंटेशन मेथड या फिर कंपोजिट मेन्योर वगैरह बनाना, मेन्योर पिट्स। ओके, अब कंपोजिटिंग जो होते हैं बेंगलोर के अंदर काफी कॉमन मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कराते हैं एयर की प्रेजेंस में, जो कि टेम्परेचर राइज टू 60 डिग्री और द मोर। और ये क्या करता है? कंपोजिट के अंदर खाद जो बनाने का तरीका है बेसिकली, पैथोजन वीड सीड और द फ्लाई लार्वा को किल करता है, और न्यूट्रिएंट और रिच कंपोजिटर मेन्योर को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीटा डिस्पोजल। अब एक्सक्रीटा डिस्पोजल के अंदर क्या होता है कि जो एक्सक्रीटा का डिस्पोजल का मतलब होता है जो ह्यूमन यूरिन होता है, फिशेस होता है, उसको सेफ्टी से डिस्पोज करना ताकि कोई भी डिजीज ना फैले। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा कोजेज इम्प्रॉपर डिस्पोजल। अगर हमने इसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है? टाइफॉइड, डायरिया, ऐसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। और इट ब्रेक्स द डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल,
और द बैरियर इज कॉल्ड सैनिटेशन बैरियर। एक्सक्रीटा डिस्पोजल के अंदर हमारे पास आता है अनसीवर्ड एरिया, जो रूरल एरिया है, वो मीन्स जो सर्विस टाइप है, लाइक सफाई वर्कर जो नाइट सॉइल को कलेक्ट करते हैं, उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन द नाइट सॉइल कार्ट फाइनली डिस्पोज बाय द कंपोजिटिंग और ब्यूरल इन द शैलो ट्रेंचेस। इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि जो नाइट सॉइल होती है वो एक्सपोज होती है फ्लाइट से, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी देखने को मिल सकते हैं, बकेट एंड द कार्ट कोरडोर एंड सिस्टम कोलैप्स इफ स्वीपर्स गो ऑन स्ट्राइक। और देखो, आपने देखा ही होगा कि आपकी गली मोहल्लों में जो स्वीपर्स आते हैं साफ करने के लिए, तो वो लोग इसको करते हैं साफ सफाई, लेकिन अब ये सारा सिस्टम तो तभी कोलैप्स हो जाएगा ना, आपके पास पॉल्यूशन तो तभी बढ़ना लग जाएगा, डिस्पोज होएगा ही नहीं अगर वो कभी कभी स्ट्राइक पे चले गए तो। अब नॉन सर्विस टाइप क्या होता है, सैनिटरी लैट्रिन्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि बोर होल लैट्रिन्स। तो बोर होल मीन्स 12 to 16 डायमीटर और 13 to 26 फीट, हम यूजुअली इसको 13 से 26 फीट तो डीप होना चाहिए और 12 से 16 ये वाइड होना चाहिए। ये प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कैपेसिटी 5 to 6%, अबाउट 1 साल के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और प्योरिफिकेशन हम इसका कैसे कर सकते हैं, अनोरोबिक बैक्टीरिया से। मैरिज क्या है, कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं होती, मैनुअल रिमूवल की। पिट इज डार्क, कोई भी फ्लाई यहाँ पे नहीं आ सकती है और कोई भी पॉल्यूशन नहीं देखने को मिल सकता है। डग वेल लेट्रिन, सो इसके अंदर क्या होता है कि डग वेल मीन्स 30 जो डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 इंचेस का इसका डायमीटर होता है और 10 to 12 फीट ये डीप होता है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है बोरहोल लेट्रिन से और ये प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये भी एनारोबिक डाइजेशन इसके अंदर होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। वाटर सी लेट्रिन मीन्स ट्रैप कंटेन 2 इंचेस ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या होता है कि 2 इंच वाटर प्रेजेंट होता है, ताकि क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि बैड ऑर्डर और फ्लाइट से बचा जा सके। मोस्ट कॉमनली यूज लैट्रिन है ये। और सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जहाँ पे सीवेज लाइन अवेलेबल नहीं होती है, सीवेज लाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फिशेस को कलेक्ट करते हैं और यूज वेयर नो सीवर कनेक्शन एंड कैपेसिटी इसकी 2.5 to 5 फीट क्यूब पर पर्सन और मिनिमम 500 गैलन। डेप्थ 5 to 7 फीट होती है। रिटेंशन पीरियड 24 आवर का। और वर्किंग इसकी कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है कि फिशेस अंदर जाते हैं, तो जो हैवी है, हैवी सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं जो स्लज के फॉर्म में, और जो ऑयल है, जो स्कम है, जो फ्लोट्स है, वो ऊपर तैरते रहते हैं। अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, स्लज को डाइजेस्ट करता है, जो नीचे सेटल डाउन हो गया उसको डाइजेस्ट करेगा और बीच में लिक्विड जो होता है उसे बाहर सॉइल में डाल देता है। ओके, सॉइल का फर्दर प्योरिफिकेशन हो जाता है सॉइल के अंदर उस चीज का। ओके, सो ये था हमारे पास सेप्टिक टैंक। Next we have aqua PVC. So watertight contained chamber filled with water. Drop pipe open into water and works like septic tank. Anaerobic digestion occur. Chemical closet के अंदर क्या होता है कि metal tank होता है ये. Okay. Only toilet paper should be flushed. अब इसके अंदर क्या होता है कि फेयर एंड द क्रैम्स, जो टेम्परेरी यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, शैलो ट्रेंच लैट्रिन्स यूज कर सकते हैं, डीप ट्रेंच। अब शैलो और डीप के अंदर फर्क क्या होता है आप ये जाने। जो शैलो होता है ना वो 1 वीक के लिए यूज किया जाता है और ये काफी लंबे टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, तो इन दोनों के फॉर्मेशन में भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीवर्ड अर्बन एरिया। तो जो सीवर्ड अर्बन एरिया है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हाउस की सैनिटरी फिटिंग है उससे हाउस से ड्रेन हुआ, पब्लिक सीवर में गया, फिर जो ट्रंक है उसमें गया, टैंक के बाद में हमारे पास कहाँ गया, ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर उसे डिस्पोज कर दिया गया। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और अदर मेथड। सो अदर मेथड में हम सी आउटफॉल, रेन आउटफॉल, सीवेज फॉर्मिंग और ऑक्सीडेशन पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीवेज प्योरिफिकेशन। अब सीवेज प्योरिफिकेशन हम करते हैं तो उसका एम क्या होता है, वो स्टेबलाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, कन्वर्ट सीवेज इनटू द सेफ इफ्लुएंट फॉर डिस्पोजल इन द लैंड एंड द रिवर। अब सीवेज प्योरिफिकेशन है, मतलब जो भी सीवेज का कचरा है उसे सेफ बनाएंगे ताकि हम उसे डिस्पोज कर सके लैंड, रिवर और सी के अंदर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days एट द 20 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मल रिवर वाटर है 2 mg पर लीटर, अनट्रीटेड सीवेज 300 mg पर लीटर, लेस देन 100 mg पर लीटर वीक सीवेज, और स्ट्रॉन्ग सीवेज के लिए जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 300 mg पर लीटर
जो होती है स्ट्रॉन्ग सीवेज के लिए होती है। अब हमारे पास आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग द केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में तो हमने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। ये ऑलवेज सीओडी जो होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, हमेशा ज्यादा होती है बीओडी से। ओके, अब सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो हमारे पास 100 to 500 पार्ट्स पर मिलियन डोमेस्टिक सीवेज के अंदर, लेस देन 500 वीक और मोर देन 500 वी हैव द स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बनता किससे? ऑर्गेनिक मैटर दो चीजों से बनता है, एक तो एरोबिक चीज से और एक एनारोबिक से। एरोबिक क्या होता है? CO2। एरोबिक के जो डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या क्या देखने को मिलते हैं? CO2, H2O, NH3, नाइट्रेट्स एंड द सल्फेट्स। मींस एरोबिक जो होता है वो फास्ट होता है। एनारोबिक के अंदर हमारे पास CO2, CH4, NH3, H2। एनारोबिक हमारे पास स्लो होता है। अब एरोबिक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। एनारोबिक ऑक्सीजन है नहीं तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसका फ्लो चार्ट आप देखो, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग, गर्ड चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग, फिर होता है गर्ड चैम्बर, गर्ड चैम्बर प्रेजेंट होता है, फिर सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जहां पे हम एक्टिवेटेड स्लज का यूज करते हैं। सेकेंडरी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये, और ट्रीटमेंट के अंदर हमने ये एक्टिवेटेड स्लज का यूज किया, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और इफ्लुएंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? रिमूव लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो फ्लोट कर रहे हैं उसे रिमूव कर देना मेटल स्क्रीन का यूज करके। गर्ड चैम्बर, गर्ड चैम्बर मींस जो सॉइल ग्रेवल्स गर्ड है उसे प्रिवेंट करना पंप होने से। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में मींस क्या होता है? ये जो सॉलिड्स हैं वो 50 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर देता है, और स्लज सेटल्स एट द बॉटम एंड द स्क्रम फ्लोट ऑन द टॉप। जो भी स्लज होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो स्क्रम होते हैं, जो झाग वगैरह होते हैं, वो टॉप पे तैरते रहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक के अंदर हमारे पास क्या आता है? टिकलिंग फिल्टर मीन बेड ऑफ स्टोन। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं? जो स्टोन है उसका बेड यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जियोलॉजिकल लेयर एंड ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक मैटर। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर क्या आता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर हम एरेशन टैंक, मतलब जो एयर सप्लाई होती है वो करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं 6 से 8 घंटे के लिए, और बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडाइज सीवेज एंटर इनटू द फाइनल टैंक। जो सीवेज ऑक्सीडाइज हो चुका है उसे फाइनल टैंक में भेजते हैं, और एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो सेटल होता है, और पार्ट रिसाइकल रीसेंट फॉर द डाइजेशन। स्लज डिस्पोजल, स्लज डिस्पोजल के अंदर हमारे पास आता है डाइजेशन। एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द स्लज एंड प्रोड्यूसेस CH4, और 3 से 4 वीक के अंदर होता है। फाइनल डिस्पोजल के अंदर सी डिस्पोजल, लैंड डिस्पोजल और कंपोस्टिंग के अंदर हम इसको सीवेज को यूज करते हैं। डिस्पोजल ऑफ द इफ्लुएंट, जो भी हमारे पास जो रिलीज होके आया है उसको कैसे डिस्पोज करेंगे? डाइल्यूशन, रिलीज इनटू द रिवर, हम उसे रिवर में भेज देंगे। ठीक है। लैंड, इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। सी आउटफॉल, डिस्पोजल टू द सी के अंदर फेंक देंगे, या फिर रिवर के अंदर हम उसे डाल देते हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स क्या होते हैं? शैलो पॉन्ड्स होते हैं जो 3 से 5 फीट के होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन होगा एल्गी, बैक्टीरिया, सनलाइट के थ्रू, और लो कॉस्ट सीवेज ट्रीटमेंट है हमारे पास ये। नेक्स्ट वी हैव इज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? जो कि आपके हॉस्पिटल से, जो क्लिनिक से जो कचरा बरामद होता है, मींस जो वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, द रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन और द एनिमल, ये होता है हमारे पास बायोलॉजिकल वेस्ट। अब बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसे हम अलग अलग करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, अलग अलग कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे, और फिर डिस्पोज कर देंगे। ओके। ट्रीटमेंट टेक्निक क्या होती है? इंसर्शनेशन मींस जो हम हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं उसके लिए, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव, लैंड डिस्पोजल, डीप ब्यूरियल और हाइड्रोक्लेव। तो इंसर्शन के इंक्लिनेशन के अंदर क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है? ये वाटर वॉल्यूम, जो वेस्ट वॉल्यूम है सॉरी, उसको रिड्यूस करता है, मींस ज्यादा है तो उसको तोड़ फोड़ के कम कर देता है। इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, कन्वर्ट वेस्ट इनटू द एश, और नॉट सुटेबल फॉर द पीवीसी प्लास्टिक के लिए, या फिर जो हमारे पास प्रेशराइज कंटेनर है उनके लिए, हैवी मेटल्स के लिए, सॉल्ट्स के लिए, उन सब के लिए यूजफुल नहीं होता है। अब हमारे पास आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोडिंग। अब येलो है, येलो मींस नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग, येलो है तो उसमें हम ह्यूमन वेस्ट को डालेंगे, एनिमल, सॉलिड और एक्सपायर्ड मेडिसिन और माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट को। इसके अंदर हम क्या डिस्पोजल ट्रीटमेंट करेंगे? इंक्लिनेशन कर देंगे, आपसे डीप गड्ढा खोद के दबा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड। रेड के अंदर हम आईवी सेट, रेड मतलब जो ब्लड से रिलेटेड है, कैथेटर, ट्यूबिंग, ग्लव्स, सिरिंज विदाउट नीडल, और प्लास्टिक वेस्ट को अंदर ऑटोक्लेव कर देंगे।
या फिर माइक्रोवेव रिसाइकिल हो जाता है इसका। व्हाइट कलर क्या होता है, पंचर प्रूफ होता है, मीन्स इसके अंदर हम नीडल्स को डालेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई पंचर प्रूफ चीज नहीं है। सिरिंज विद द फिक्स नीडल्स और द स्कैल्पल्स और द ब्लेड्स। ऑटोक्लेव, शेडरिंग या फिर एनकैप्सुलेशन हम यूज करते हैं। ब्लू क्या होता है, प्लास्टिक कंटेनर होता है, लाइक ग्लास वेयर, मेडिसिन वायल्स और द एम्प्यूल्स, डिसइंफेक्टेंट या फिर रिसाइकलिंग होती है। वाटर वेस्ट कैटेगरीज जो हमारे पास होती हैं वो एज पर रूल 2016, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉइल वेस्ट एंड द एक्सपायर्ड और द डिस्कार्डेड मेडिसिन। कौन कौन से होते हैं वाटर वेस्ट कैटेगरीज? तो हमारे पास केमिकल वेस्ट हो सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ग्लास वेयर हो सकता है, फिर कंटेमिनेटेड वेस्ट हो सकता है। ये हमारा था कंप्लीट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर समझ आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।